आज हम बायोलॉजी का क्लास 10th फेडरल बोर्ड का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें हम सॉल्व करेंगे इसका सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है वो सॉल्व किया था हमने अपनी लास्ट वीडियो में, और सेक्शन बी के भी जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व किए थे अपनी लास्ट वीडियो में। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं यानी कि 8 से लेके 15 तक, इन सब क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि है हाउ इज बायोटेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो मेडिसिन की फील्ड में किस तरह से इम्पोर्टेंट है या उसका क्या रोल है। तो हम आंसर इसका देख रहे हैं कि वो है बायोटेक्नोलॉजी को हमने पहले बताया कि वो क्या है। बायोटेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइजेस बायोलॉजिकल सिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और पार्ट ऑफ दिस टू डेवलप और क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यानी जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या बायोलॉजिकल सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका मेडिसिन में क्या रोल है, तो हम देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इट्स इम्प्लीकेशन इन हेल्थ एंड मेडिसिन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग द कंट्रोल्ड alteration of genetic materials. Scientists have been able to create new medicines including interferon for cancer patients, synthetic human growth hormone and synthetic insulin among others। यानी बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसके ज़रिए से साइंटिस्ट जेनेटिक मटेरियल को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस मेथड को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट ने बहुत सारे मेडिसिन, जैसे कि इंटरफेरोन है जो कैंसर पेशेंट्स के लिए भी यूज़ होती है, सिंथेटिक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी कि हार्मोन जैसे कि हमने ग्रोथ हार्मोन देखा है, इसके अलावा इंसुलिन जो है वो भी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बनाए जाते हैं जिन्हें कि मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। राइट डाउन द यूजेस ऑफ थायमोसिन, बीटा एंडोर्फिन एंड इंटरफेरॉन्स। इस क्वेश्चन के आंसर में हमने थायमोसिन, बीटा एंडोर्फिन और इंटरफेरॉन तीनों के वन बाय वन यूजेस देखने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थायमोसिन की। It is a hormone secreted from the thymus. Its primary function is to stimulate the production of T cells, which are an important part of the immune system. थाइमोसिन जो है वो हॉर्मोन्स हैं जिन्हें के खास ग्लैंड जिसके थाइमस कहा जाता है वो रिलीज करता है। इनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि ये स्टिमुलेट करते हैं टी सेल्स की प्रोडक्शन को, और टी सेल्स जो है वो खास किस्म के सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के, यानी कि हमारे जो दिफाई निज़ाम है उसके। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि थाइमोसिन ऑल्सो असिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बी सेल्स टू प्लाज्मा सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। थाइमोसिन जो है वो असिस्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ बी सेल्स को, ताकि फिर आगे क्या हो सके, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सकें। यानी कि जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं वो क्या है, वो हमारे इम्यून सिस्टम के दिफाई निज़ाम के सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को मुख्तलिफ पैथोजन से बचाते हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें बीटा एंडोर्फिन्स की, तो बीटा एंडोर्फिन्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्राइमरीली सिंथेसाइज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स सच एज पेन। दे फंक्शन थ्रू various mechanisms in both the central and peripheral nervous system to relieve pain when bound to their mu-opioid receptors। यानी जो बीटा एंडोर्फिन्स हैं वे खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जिन्हें कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और ये कब प्रोड्यूस करता है, जब कोई पेन हो या स्ट्रेस हो। क्योंकि अगर हम इनके फंक्शन की बात करें कि इनका क्या फंक्शन है या फिर इसका यूज़ क्या है, तो ये पेन में यानी कि दर्द में रिलीफ देते हैं। इसी तरह से अब अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो वो है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स और IFNs are proteins that are made and released in response to pathogens like virus, bacteria, parasite and cancer cells। हम देखते हैं जो इंटरफेरॉन्स हैं ये भी खास किस्म की प्रोटीन्स हैं, और इन्हें कब रिलीज किया जाता है, जब बॉडी का एक्सपोजर हो किसी भी पैथोजन, जिस तरह से वायरस, बैक्टीरिया या कोई पैरासाइट हो, या फिर कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी इंटरफेरॉन्स जो हैं उन्हें रिलीज किया जाता है। यानी इंटरफेरॉन को यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन।
अब हम अपने सामने 10th क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन नारकोटिक्स एंड देयर यूजेस। यानी हमने पहले ये बताना है कि नारकोटिक्स होती क्या है और फिर हमने उनके यूजेस देखने हैं, उनके फायदे देखने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नारकोटिक्स को। आर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स। These drugs are often prescribed in conjunction with other less potent painkillers like paracetamol or aspirin. These are used to relieve pain for patients for chronic diseases such as cancer. These are also used to relieve acute pain after operations, but some people may abuse narcotic for एक्सटैटिक इफेक्ट्स, यानी कि जो नारकोटिक्स हैं वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, यानी कि दर्द जो है उसमें रिलीफ देती हैं। ये ड्रग्स जो हैं वो तब प्रेस्क्राइब की जाती हैं जब किसी पेशेंट को सिवियर पेन हो, और इनको जो लेस पेन किलर्स हैं उनके साथ भी दिया जाता है, जैसे कि पैरासीटामोल और एस्पिरिन। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसका जो यूज़ है वो ये है कि जब कोई क्रोनिक पेन हो या क्रोनिक डिजीज़ हो, जिस तरह से कैंसर है, और ऑपरेशंस के बाद भी दिया जाता है नारकोटिक ड्रग्स को। इसी तरह से देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं ये जो ड्रग है इसको अब्यूज़ करते हैं और फिर वो क्या हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मॉर्फिन और कोडिन आर द नारकोटिक डिराइव फ्रॉम ओपियम पॉपी प्लांट, जिसे कि पोस्त का पौधा कहा जाता है। मॉर्फिन एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिलीव पेन। मॉर्फिन हैज अ हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। द मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड नारकोटिक इज हेरोइन, इज अ सेमी सिंथेटिक ड्रग फॉर्म मॉर्फिन। इट अफेक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज ड्रॉसिनेस। जैसे कि हमने ऊपर भी अभी बात की कि इनको अगर लिया जाए, इनको अब्यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ड्रग एडिक्ट हो सकता है पर्सन, यानी कि नशे का आदी हो सकता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, क्योंकि वहाँ पर ये कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करें जिनसे दर्द में रिलीफ मिलता है। और अगर हम बात करें उस ड्रग की जो कॉमनली अब्यूज़ की जाती है, तो उसका नाम है हेरोइन, जो कि सेमी सिंथेटिक ड्रग है, मॉर्फिन से बनाया जाता है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्योंकि अफेक्ट करती है तो इसकी वजह से ड्रोजीनेस होती है, यानी कि गनूदगी छाती है। अब हम 11th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, और साथ में इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सामने आंसर देख रहे हैं। अ वैक्सीन वर्क बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड कॉम्बैट pathogens, either viruses or bacteria. To do this, certain molecules from the pathogen must be introduced into the body to trigger an immune response. यानी कि जो वैक्सीन है वो क्या करती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक तरह से ट्रेन कर रही होती है ताकि वो पैथोजन को, यानी कि कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है, उसको पहचान सके, कि रिकग्नाइज कर सके कि चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया है या कोई भी पैथोजन है, और फिर उसके खिलाफ लड़ सके। और इस तरह करने के लिए क्या किया जाता है, पैथोजन या उसका कोई हिस्सा, यानी कि वीक हुआ हुआ पैथोजन या उसका कोई हिस्सा, कोई मॉलिक्यूल बॉडी में एंटर किया जाता है ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करे। These molecules are called antigens and they are present on all viruses and bacteria. By injecting these antigens into the body, the immune system can safely learn to recognize them as hostile invaders, produce antibodies, and remember them for future. यानी कि यहाँ पर जैसे हमने बात की थी कि उनको क्या किया जाता है, बॉडी में एंटर किया जाता है किसी पार्ट को, तो जो मॉलिक्यूल बॉडी में एंटर किया जा रहा है उसे एंटीजन कहा जाता है। अब ये जो एंटीजन्स हैं ये किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वायरस के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। और जब इन एंटीजन्स को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, वो इनको रिकग्नाइज कर लेगा और फिर उसके बाद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा ताकि इन फ्यूचर अगर वो वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हो तो वो उसको किल कर दे, ख़त्म करे और बॉडी को उससे बचाए। यानी कि इफ़ द बैक्टीरिया और वायरस रीअपियर, द इम्यून सिस्टम विल रिकग्नाइज द एंटीजेंस इमीडिएटली एंड अटैक एग्रेसिवली वेल बिफोर द पैथोजन कैन स्प्रेड एंड कॉज सिकनेस। यानी इससे पहले कि वो पैथोजन जो है वो बीमारी की वजह बन सके, उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन ग्यूटेशन।
ट्रांसक्रिप्शन एंड यूट्रोफिकेशन। तो हम इन तीनों टर्म्स को वन बाय वन डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्यूटेशन। ग्यूटेशन इज द प्रोसेस ऑफ secreting water droplet from the pores of some vascular plants like grasses. The liquid of guttation comprises a variety of inorganic and organic compounds which mainly include potassium and sugar. A white crust remains on drying on the leaf सरफेस। यानी ग्यूटेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं जैसे कि ग्रासेस, उनके लीव्स के एजेस के ऊपर हमें ड्रॉपलेट से नज़र आते हैं, वाटर ड्रॉपलेट, और वो जो लिक्विड है उसके अंदर बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा उनमें पोटाशियम और शुगर्स भी होते हैं। इसीलिए जब वो लिक्विड ड्राई होता है तो वहाँ पर वाइट क्रस्ट सा रह जाता है लीफ की सरफेस के ऊपर। अब अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें जो कि है ट्रांसक्रिप्शन, तो हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इन अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू अ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए। यानी ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए में मौजूद थी उसको कॉपी किया जाता है आरएनए में, और जो आरएनए बनता है उसे कहा जाता है मैसेंजर आरएनए दैट लीव्स द सेल न्यूक्लियस एंड एंटर्स द साइटोप्लाज्म वेयर इट डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन विच इट इनकोड्स। यानी कि हम देखते हैं कि जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो उसके बाद वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और फिर वहाँ पर जो उसका फंक्शन है यानी कि उसने डायरेक्ट करना है प्रोटीन सिंथेसिस को, इनकोड करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, तो वो होती है साइटोप्लाज्म में। अब अगर हम थर्ड टर्म की बात करें जो कि है यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन क्या होती है? एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ लेक और अदर बॉडी ऑफ वाटर फ्रीक्वेंटली ड्यू टू रन ऑफ फ्रॉम द लैंड विच कॉजेज अ डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ। यानी कि कोई भी वाटर बॉडी है जैसे कि लेक है यानी कि झील है, तो उसमें अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाए, और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि पानी जो है मुख्तलिफ जगहों से गुजरता हुआ जब वहाँ से आएगा तो वो वहाँ की लैंड से न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ डिसॉल्व करता हुआ ले आएगा, जिस वजह से वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स तो उसकी वजह से जो प्लांट्स की ग्रोथ है उस वो अफेक्ट होगी। तो यहाँ पर हमने इन तीनों टर्म्स को डिफाइन कर लिया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हमने डिफरेंस देखना है अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों किसकी टाइप्स हैं? एनएरोबिक की, यानी कि ये दोनों की दोनों ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती हैं। तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये किन में होती है? अकर्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट एंड कन्वर्ट ग्लूकोज टू एनर्जी। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में। साथ में हम देख रहे हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो किन किन में हो रही है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है जैसे कि बैक्टीरिया में, यीस्ट में, लेकिन साथ में हम जो डिफरेंस देख रहे हैं वो ये है कि ये मसल सेल्स में भी होती है। यानी कि हमारे अंदर जो मसल सेल्स हैं उनमें भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है समटाइम्स, और उसके रिजल्ट में क्या होता है? ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है एनर्जी में। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या प्रोड्यूस कर रही है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोड्यूस करती है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के रिजल्ट में लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं पायरोवेट से, और पायरोवेट किससे बनता है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। यानी कि जो डिफरेंस है वो ये है कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसका बाय प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसके बाय प्रोडक्ट मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन। यानी हमने ये बताना है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशंस हैं उनमें वेरिएशन किस तरह से आ रही है, वो कौन से मेन सोर्सेज हैं, वो कौन से ज़राए हैं जिनकी वजह से वेरिएशन आती है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो जेनेटिक वेरिएशन है, क्योंकि वेरिएशन किस वजह से होती है? जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। कैन बी कॉज्ड बाय म्यूटेशन विच कैन क्रिएट इंटायरली न्यू एलील्स इन अ पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग,
random fertilization and recombination between homologous chromosome during meiosis, which reshuffle alleles within an organism's offspring। यानी जो मेन रीजंस हैं उनमें एक म्यूटेशन है। म्यूटेशन जो है वो जैसे हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से क्या होता है कि एक कंप्लीटली न्यू एलील आ सकता है पॉपुलेशन में। इसके अलावा रैंडम मेटिंग हो, रैंडम फर्टिलाइजेशन हो, और जब मेयोसिस होता है तो उसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, और रिकॉम्बिनेशन में जो जी एलील्स हैं वो रीशफल करते हैं और उनके रीशफलिंग की वजह से भी वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि ये भी क्या है, ये भी एक सोर्स है वेरिएशन का। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राइट द नेम्स एंड द फंक्शंस ऑफ ग्लैंड्स इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मेल रैबिट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो ग्लैंड्स हैं उनके नाम और फंक्शन बताने हैं। तो हम देखते हैं कि जो रैबिट में एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं वो कितने हैं, 3। नंबर 1 is prostate gland. It opens into urethra by several small ducts. Its whitish alkaline secretion activate the passive spermatozoa. यानी प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उस वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक वाइटिश सा अल्कलाइन सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेट हो जाते हैं। सेकंड जो ग्लैंड है उसका नाम है क्यूपरस ग्लैंड, और ये जो ग्लैंड है ये कहाँ पर मौजूद होता है, पोस्टीरियर टू प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसकी सिक्रेशन की बात करें तो देयर सिक्रेशन न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, और इनकी जो सिक्रेशन है वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करी है ताकि स्पर्मेटोजोआ को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो थर्ड ग्लैंड है उसका नाम है पेरिनियल ग्लैंड। दीज आर द ग्लैंड्स व्हिच आर प्लेस्ड बिहाइंड द क्यूपर्स ग्लैंड। द ओडोर गिव द रैबिट अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, क्योंकि इसकी जो सिक्रेशन है उसकी वजह से रैबिट की एक खास किस्म की स्मेल होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन बी, और सेक्शन सी सॉल्व करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।